डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की सिविक्स की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का नेम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, जो था व्हाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने इसके बारे में पढ़ा था और उन ज़रूरतों को एक एक करके पढ़ा था। जैसे कि पहली ज़रूरत थी कि कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अपनी कंट्री को किस तरीके से देखना चाहता है, अपने समाज को किस तरीके से बनाना चाहता है, उसकी झलक उसके कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आती है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि हमारी कंट्री का कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक होगी या फिर मोनार्किकल होगी, राजतंत्र होगा, ये शो करता है। जैसे नेपाल के केस में शो किया था उसका कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की के टाइम में अलग था, डेमोक्रेसी के टाइम में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तीसरा ये कि जिसको हम चुन करके सरकार में भेजते हैं, जिस रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जिन लीडर्स को भेजते हैं, वो हमारे ही अधिकारों का हनन ना करने लग जाए, हमें इस चीज़ से भी प्रोटेक्शन देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि जो समाज के डोमिनेंट तबके हैं, जो जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, वो लेस पावरफुल ग्रुप्स को प्रेशराइज ना करे और दबाए ना। उसके अगला हमने ये पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें उन अपने ही डिसीजन से बचाता है जो कई बार हम अपने भाव में आकर ले लेते हैं और इन फ्यूचर में वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ेंगे। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन फीचर से, किन फंडामेंटल से मिलकर बना है, क्या उसकी मूल अंतरात्मा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों से आज़ादी को लेकर के। जो उन्होंने सदियों से गुलामी झेली थी, दशकों से गुलामी झेली थी, उसकी आज़ादी को लेकर के एक राष्ट्रीय मूवमेंट हुआ, एक आंदोलन हुआ 20th सेंचुरी की शुरुआत में। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. और इसी समय के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन्होंने अपना बहुत सारा समय गवाया, बहुत सारा समय लगाया ये सोचने में और ये प्लान करने में कि जो हमारा स्वतंत्र भारत होगा वो किस तरीके का होगा। उन्हीं की सोच आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आती है। अंडर द ब्रिटिश रूल दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान उन्हें उन कानूनों को, उन रूल्स को मानना पड़ता था जिनको बनाने में भारत के लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। बनाए वो अंग्रेज़ों के द्वारा जाते थे, वो अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच के अकॉर्डिंग बनाते थे और उन्हें फॉलो करना पड़ता था इंडियन पीपल्स को, जिसमें इंडियन पीपल्स की कोई भी भावना व्यक्त नहीं होती थी। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. जो बहुत ही एक लंबा एक्सपीरियंस रहा अथॉरिटेरियन रूल का, एक बहुत ही मनमाने ढंग से रूल का जो एक लंबा एक्सपीरियंस रहा भारत के लोगों को कॉलोनियल रूल का, कॉलोनियल यानी अंग्रेज़ों की गुलामी वाली स्टेट का जो एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, उसने ये लोगों को ये महसूस कराया कि जो फ्री इंडिया होगा वो डेमोक्रेटिक होगा, जहाँ हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया जाएगा, बराबर तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा और उनको भी अधिकार होगा सरकार में हस्तक्षेप करने का, सरकार में पार्टिसिपेट करने का। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. ये सारी चीज़ें लोगों ने सोच तो ली थी कि डेमोक्रेटिक रूल को हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन बचा क्या था? बचा ये था कि उस तरीके पे काम करना, जिस तरीके पे काम करके एक लोकतांत्रिक सरकार को सेटअप किया जा सके, स्थापित किया जा सके और ऐसे कानून बनाना जो एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंक्शनिंग करने में, काम करने के लिए हेल्पफुल हो। This was not done by one person but by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for next 3 years to write India's constitution.
ये काम किसी एक व्यक्ति द्वारा अकेले नहीं किया गया, बजाय इसके कि एक 300 लगभग 300 लोगों का एक समूह था, एक ग्रुप था, अराउंड 284 मेंबर्स जिन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। 284 मेंबर्स थे, उनका एक ग्रुप था जो जिन्होंने संविधान सभा की मीटिंग्स की। 1946 में सब फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, और ये मीटिंग्स लगातार लगभग 3 साल तक होती रही, क्योंकि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो इन्हीं मीटिंग्स के परिणाम स्वरूप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। There was an extraordinary sense of unity amongst the member of Constituent Assembly. जो हमारे Constituent Assembly के संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी थी, बहुत ज़्यादा एकता का भाव था, क्योंकि सब एक गुलामी के दौर से जस्ट ही आज़ाद हुए थे। तो एक मन में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। Each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail, and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. जितने भी प्रोविजंस थे, जितने भी कानून फ्यूचर के लिए बनाए जा रहे थे, उनको बहुत ही ग्रेट डिटेल यानी बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया जा रहा था, उन पर विचार विमर्श किया जा रहा था, और एक एफर्ट, एक कोशिश थी लोगों की कि ज़्यादातर मसलों पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, सहमति हो सके और सबकी एक आम सहमति बन सके। कोई भी कानून ऐसा ना हो कि जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के कुछ ऐसे जो सेक्शंस हैं वो क्या कहते हैं, खुश ना हो, नाखुश रह जाएँ। सभी की भावनाओं को ध्यान में रख कर के बनाया गया था, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो समझो एक छोटा-सा भारत था, क्योंकि वो देश के हर तबके से आए लोग थे जो हर हर लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। The above photo shows Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent member of the Constituent Assembly. जो ऊपर की फोटो है वो शो कर रही है कि सरदार भाई वल्लभ पटेल को शो कर रही है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनका बहुत ही बड़ा रोल है हमारे कंट्री को यूनाइट करने में, एकजुट करने में, क्योंकि इन्होंने लगभग 600 रियासतों को एकजुट एक भारत को बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट है, These members of the Constituent Assembly had a huge task before him. इन सभी संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ा काम था संविधान बनाना। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. जो हमारा कंट्री था उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक और भी डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि हमारे देश में ये नहीं था कि एक ही तरीके के नागरिक रहते हों। यहाँ अलग-अलग कम्युनिटीज़ थे, अलग-अलग लोगों के समुदाय थे जो अलग ही अलग भाषा बोलते थे, अलग-अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, और सबका कल्चर भी पूरी तरीके से अलग था। Also, when the constitution was being written, India was going through a considerable turmoil. और उसके साथ-साथ ये भी कि जिस समय पे हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था हमारा कंट्री, डिवीज़न को लेकर। इंडिया और पाकिस्तान का एक डिवीज़न, एक दुखद विभाजन भी हो रहा था, तो उसको लेकर भी अनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी देश में। और दूसरे के इतने डिफरेंट लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था। The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of princely states remained undecided about their future, and socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने में। और दूसरे के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, वो भी कुछ ऐसे थे जैसे जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैसी रियासतें, जो जिनको लेकर एक टेंशन थी, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में अनसर्टेन थे। ये था कि वो या तो इंडिया में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर वो इंडिपेंडेंट आज़ाद रहें, तो इसको लेकर भी एक टेंशन थी। दूसरी ये कि जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी देश की, बहुत वास्ट मास ऑफ पीपल, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की, वो भी एक खराब होती हुई नज़र आ रही थी, बहुत अच्छी नहीं थी। All of these issues played on the minds of the members of Constituent Assembly as they drafted the Constitution. ये सारे मुद्दे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा संविधान बनाने में, क्योंकि ये सारे मुद्दे उस समय उनके दिमाग में थे। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity.
और इसी ओकेजन के बाद उनके दिमाग में कंट्री के डॉक्यूमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के एक विज़न आया, एक नज़रिया आया कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जो हमारी डाइवर्सिटी को, हमारी विभिन्नता को भी कायम रखे और इसके साथ साथ हमारे देश की जो यूनिटी है, एकता है, वो भी न टूटने पाए। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. जो फाइनल डॉक्यूमेंट मीन्स जो हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो ये शो करता था, वो ये रिफ्लेक्ट करता था कि जो हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए, यानी पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए थ्रू द सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सामाजिक आर्थिक सुधार के द्वारा। और इसके साथ साथ इस बात पे भी ध्यान दिया गया था कि लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल हो, इम्पोर्टेंट रोल हो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधित्व चुनने में, अपना लीडर चुनने में थ्रू द वोटिंग प्रोसेस। यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिखाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नॉन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान को बनाने में बहुत सारी कमिटीज़ का रोल है, काफ़ी सारी कमिटीज़ ने मिलकर बनाया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी उसमें, उसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और जो बी आर अम्बेडकर थे वो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। Dr. Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped the scheduled castes get some safeguards in their draft constitution. बी आर अम्बेडकर का ऐसा मानना था कि क्योंकि वो एक खुद एससी बैकग्राउंड से आते थे, लोअर कास्ट बैकग्राउंड से आते थे, तो उनका ये मानना था कि मेरा पार्टिसिपेशन इस संविधान सभा में एससी कम्युनिटी के लिए एक सेफ गार्ड की तरह है, यानी कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एससी कम्युनिटी का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें पढ़े लिखे और अपर कास्ट के ही लोग थे, क्योंकि उस टाइम में जो लोअर कास्ट या फिर मिडिल कास्ट के लोग थे उनमें इतना एजुकेशन नहीं था। But he also stated that although the laws might exist, scheduled castes still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. He therefore urged scheduled castes to join the government as well as the civil services. लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन जो एससी कम्युनिटीज़ का हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो महज एक कानून बनकर रह जाएगा यदि एससी कम्युनिटीज़ खुद जागरूक नहीं हुई। एससी कम्युनिटीज़ स्टिल हैड अ रीज़न टू फियर, यानी अभी भी कानून बनने के बावजूद भी एससी कम्युनिटी को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है इन कानूनों को लागू करने वाला, वो अब भी कास्ट हिंदू ऑफिसर्स, यानी पढ़े लिखे हिंदू ऑफिसर्स अपर कास्ट के ही हाथ में होगा। तो महज कानून बनने से नहीं होता, उनको लागू करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए उन्होंने अर्ज यानी कहा है ऐसी कम्युनिटीज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ज्वाइन करें, गवर्नमेंट में आए और सिविल सर्विसेज में आए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में आए, प्रशासन में आए, क्योंकि अगर वो सरकार में आएंगे तो अपने लिए बेहतर कानून बना सकेंगे, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो उन कानूनों को अच्छे से लागू कर सकेंगे, अपने जन सामान्य तक पहुंचा पाएंगे। Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above-mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with. कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं भारतीय संविधान के नीचे। इन फीचर्स को पढ़ते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो above mentioned concern है, ये फीचर्स कुछ बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जैसे कि कंट्री की डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक सुधार और रिप्रेजेंटेशन, यानी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके। दैट द ऑथर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रैपलिंग विद, इन सभी मुद्दों पर जो हमारे ऑथर थे, लिखने वाले थे हमारे डॉक्यूमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, इन सभी मुद्दों से घिरे हुए थे, यानी इन्हीं सब पे बेस रख करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी गई। Try and understand why in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into strong democratic societies. समझने की कोशिश करें उन तरीकों को, उन वेज को, जिस तरीके से इन्होंने कोशिश किया एक बैलेंस क्रिएट करने का, एक कमिटमेंट के
जो ट्रांसफॉर्म किया एक स्वतंत्र भारत को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ अथॉरिटेरियन रूल था, मनमानी ढंग का रूल था ब्रिटिशर्स का। एंड उससे पहले भी मोनार्की था यानी राजतंत्र था, तो उसमें भी एक डोमिनेंस ही होती है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता अच्छे से। तो अब जो इंडिया बनने जा रहा था वो एक मजबूत लोकतांत्रिक समाज बनने जा रहा था, जिसमें पहला मेन फीचर है फेडरलिज्म, संघात्मक व्यवस्था। This refers to the existence of more than one level of government in the country. ये रेफर करता है कि कंट्री में सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहेगा, बजाय इसके कि एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। सरकार का अलग अलग स्तरों में विभाजन रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही लेवल पे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट रहे। हम देखते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी पंचायती राज की गवर्नमेंट है, तो इससे डिवीजन ऑफ पावर होगा और लोगों का अच्छे से ग्रास रूट लेवल से यानी ज़मीनी स्तर पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल, भारत में स्टेट लेवल की भी सरकारें हैं और सेंट्रल लेवल पे भी है। पंचायती राज थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे सरकार का तीसरा पहिया कहते हैं, पंचायती राज भी है। शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर क्लास सिक्स, वो क्लास सिक्स में हमने अच्छे से पढ़ा है इसको। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को हमने क्लास सेवन्थ की बुक में पढ़ा है। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस ईयर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. हम जानते हैं कि जो हमारा भारतीय समाज है वो वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ है, यानी बहुत सारे समुदाय हैं हमारे देश में। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार इस तरीके से बनाई जाए जो ऐसी ना हो कि सिर्फ दिल्ली में बैठे लोग ही कानून बनाएं उन लोगों के लिए जो गांव में बैठे हैं। ऐसा होना चाहिए कि रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर सरकार होनी चाहिए जो उनके मुद्दों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। दिल्ली में बैठा हुआ इंसान बिहार में जो प्रॉब्लम्स है उसको नहीं समझ सकता अच्छे से, उसे बिहार की गवर्नमेंट ही डील कर सकती है अच्छे से। इंस्टेड इट was important to have another level of government in the state. इसी के लिए ये ज़रूरी है कि स्टेट लेवल पर एक दूसरी सरकार हो जो डिसीजन ले उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subject of national concern require that all of these states follows the laws of the central government. जितने भी स्टेट हैं उनको एक स्वतंत्रता है कुछ पावर्स एक्सरसाइज करने के कुछ मुद्दों पर। ऐसे नहीं कि वो सारे मुद्दों पे पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय इंटरेस्ट के हैं जिस पे डिसीजन सेंट्रल सरकार लेती है, तो उन कानूनों को मानना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, उन लॉज को फॉलो करना पड़ता है। The Constitution contains lists that detail the issues that each tier of the government can make laws. हमारे संविधान में लिस्ट्स हैं जो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र को, यानी किस किस एरिया में कौन कौन सी सरकार काम कर सकती है वो लिमिट करती है। जैसे कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी सुनिश्चित करता है कि जो हर लेवल है, हर टायर है गवर्नमेंट का, वो कहाँ से उसे मनी मिलेगा अपने कामकाज करने के लिए। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government, but draws their authority from the constitution as well. जो फेडरलिज्म है उसमें ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो महज एक एजेंट की तरह है सेंट्रल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के महज एजेंट की तरह है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कह दिया वही स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है। बजाय इसके जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एक अलग से अथॉरिटी है, उसके पास एक अलग पावर है जो अपने स्टेट लेवल के इश्यूज को, मुद्दों को डील करती है स्टेट लेवल पे। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of the government. जो भारत के सभी नागरिक हैं उन्हें उन सभी कानूनों का पालन करना पड़ता है जो हर लेवल की सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कुछ कानून सेंटर के फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टेट के फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं। When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise, Shri A.K. Iyer, a member, remarked that this was done
with an abundant faith in the common man and ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and decent living of common man. जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट की जा रही थी, तो जो प्रिंसिपल है, जो ये सिद्धांत है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी का, यानी वोटिंग का जो राइट है, उसको लेकर श्री ए के अय्यर ने एक रिमार्क दिया, एक बात कही। वो ये थी कि विद द अबंडेंट फेथ, जो हम बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ जन सामान्य को, नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं वोटिंग का, वो एक सक्सेस होगा डेमोक्रेटिक रूल के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार की एक कामयाबी होगी, जिसमें एंड इन द फुल बिलीफ ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो इस पूरे विश्वास पे हम एक डेमोक्रेटिक सरकार ला रहे हैं, सबको सफरेज दे करके, वोटिंग का अधिकार दे करके, इससे एनलाइटनमेंट होगा, यानी ज्ञान आएगा लोगों में, और प्रमोट वेल बीइंग, सभी का भला होगा, इससे लोगों का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि हर किसी का सरकार में रिप्रेजेंटेशन होगा, भागीदारी होगा हर कोई सरकार में, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, जिस तरीके से वो अपना डेवलपमेंट चाहेंगे उस तरीके से वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, और उनको एक कंफर्ट मिलेगा, एक आरामदायक जीवन मिलेगा, और एक उनका डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड होगा, कॉमन मैन का एक रहने का जो स्तर है वो अच्छा होगा। This photo below shows people standing in the line to cast their votes. ये शो कर रही है ये पिक्चर शो कर रही है कि लोग किस तरीके से लाइन में खड़ा होकर अपना वोट दिए थे फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगे, जो कि ब्रिटिश में भी था। हमने ज़्यादातर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं वो ब्रिटिश से सिमिलर अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि वही हमारे कॉलोनियल मास्टर थे, और जो ज़्यादातर चीज़ें हमने सीखी वो उन्हीं से सीखी। और भी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, बट इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट किया। The different tiers of the government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. जो अलग अलग स्तर, जो अलग अलग लेवल्स पढ़े हमने गवर्नमेंट के अभी, वो उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से, उन जनप्रतिनिधियों से बने हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। Your class 7 book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. क्लास 7 की जो बुक थी पॉलिटिकल साइंस की, वो उस कांता की स्टोरी से शुरू होती है, जो कतार में खड़ी थी वोटिंग के लिए इलेक्शन के समय। The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. जो हमारा देश का संविधान है वो हमें सुनिश्चित कराता है कि भारत के सभी नागरिकों को, जो 18 साल से प्लस हैं, अब 18 ईयर्स हो गई है, पहले 21 ईयर्स थी, वो जो 18 ईयर्स प्लस हैं उनको वोटिंग का अधिकार है। When they were making the constitution, the members of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. जो हमारे संविधान निर्माता थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने संविधान बनाते हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये महसूस किया कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, लंबा आज़ादी को लेकर के जो संघर्ष था, उन्होंने लोगों को, मासेस ऑफ पीपल्स को तैयार कर दिया है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए, वोटिंग के लिए तैयार कर दिया है, यानी वो इस काबिल हो गए हैं कि वो एक अच्छी समझ रखते हैं अपना सही नेता चुनने की। और इस तरीके से जब हम सबको वोटिंग का राइट देंगे, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है वो इनकरेज होगा, यानी लोकतंत्र को और वृद्धि मिलेगी। और इससे जो पुराने समय के जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, जेंडर को लेकर के जो भेदभाव है, ये सब खत्म होगा, इन जंजीरों से थोड़ी आज़ादी मिलेगी। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोगों को एक डायरेक्ट रोल होगा अपना रिप्रेजेंटेटिव्स, अपना नेता चुनने में। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest elections. इसके बावजूद जो हमारे देश का हर एक नागरिक को ये अधिकार है, irrespective of her social background, किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से वो आता हो, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। अब प्रैक्टिस में तो यही है कि जो रिच पीपल्स हैं वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई कुछ ऐसा नहीं है कि जो पुअर हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसा कानून नहीं है।
These representatives are accountable to the people. और जो ये representatives होंगे ये लोगों के accountable होंगे, क्योंकि ये लोगों के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये लोगों द्वारा ही चुने गए हैं। जनता चाहे तो इन्हें हटा दे इनकी गद्दी से। You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. तुम इस बुक के यूनिट 2 में पढ़ोगे कि डेमोक्रेटिक के लिए रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है, लोगों का प्रतिनिधित्व क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि अगर हम पावर को एक जगह पे सेंट्रलाइज कर देते हैं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो उस पावर का अपनी मनमानी ढंग से और गलत तरीके से इस्तेमाल करे। तो ज़रूरी है कि पावर का विभाजन किया जाए, बंटवारा किया जाए, ताकि हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो कुछ पावर्स को लेकर। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे संविधान के मुताबिक हमारी सरकार के 3 ऑर्गन हैं, यानी 3 पार्ट्स हैं। पहला लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला लेजिस्लेचर है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव है जो कानून को लागू करने का काम करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव कानून लागू करने का काम करती है, और जुडिशरी उन लागू किए हुए कानूनों की देख रेख करती है कि वो सही से उनका पालन हो रहा है या नहीं। The legislature refers to our elected representatives. Legislature हमारे elected representatives हमारे चुने हुए नेताओं को represent करती है। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. जो एग्जीक्यूटिव एक छोटा सा लोगों का समूह होता है जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की और सरकार को चलाने की। The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in the country. Judiciary basically कोर्ट के सिस्टम को रेफर करता है, जो इस बुक के तुम 3rd यूनिट में अच्छे से पढ़ोगे। जस्ट अभी एक जिस्ट पढ़ रहे हैं हम, ओवरऑल पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। In order to prevent the misuse of power by any one branch of the government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर, मेन बात है कि पावर का मिसयूज ना हो, इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को डिवाइड करता है और हर एक ऑर्गन को अलग अलग पावर देता है। एक सबके हाथ में, एक के हाथ में ही सारी पावर नहीं देता। Though this, each organ acts as a check as the another organ of the government. इसकी वजह से हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के लिए एक चेक होता है, यानी अगर कोई गलत करता है तो दूसरा उसको आंख दिखाने वाला होता है। एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री, और इसकी वजह से पावर का बैलेंस हो पाता है, यानी पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाता, बैलेंस होता है एक तीनों लेवल्स में। Member of the Constituent Assembly feared that the executive might become too strong and ignores the responsibility to the legislature. जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे उन्हें इस चीज़ को लेकर डर था, इस बात को लेकर डर था कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव होगी, कानून को लागू करने वाली संस्था होगी, वो इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि जो उसकी जिम्मेदारी है लेजिस्लेचर के प्रति, चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति, उसको इग्नोर करने लगे। The Assembly therefore includes a number of provisions in the Constitution to limit and control the action taken by executive branch of the government as a whole. इसी वजह से जो संविधान सभा थी, जो असेंबली थी, उसने बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे ऐसे कानून कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, उसको लिमिट करे, उसको कंट्रोल करे, उसकी पावर को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने पर एक सख्ती लगाए। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वो तो ऑलरेडी जनता के हाथ में है, जनता के कंट्रोल में है, उसे चाहेगी जनता तो हर 5 साल पे हटा सकती है, बट एग्जीक्यूटिव के केस में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सके। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में स्टेट शब्द का इस्तेमाल होगा बार बार। तो दिस डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हम भारतीय स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल हम स्टेट कंट्री के लिए रेफर करते हैं ग्लोबल लेवल पर। इंडिया में हम स्टेट्स राज्य के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर एक कंट्री के लिए स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। Rather when we use state, we are trying to distinguish it from government. जब हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम स्टेट को गवर्नमेंट से अलग बता रहे हैं, यानी कि एक स्टेट के होने के लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है।
आवश्यक है, लेकिन एक गवर्नमेंट स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि एक स्टेट के होने के लिए और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। स्टेट चार चीज़ों से मिलकर बना है। पहला कि डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, यानी उसकी एक ज़मीन होनी चाहिए। दूसरा कि उसके पास परमानेंट पीपल्स यानी सिटीजन्स होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। तीसरा कि वो सॉवरन होना चाहिए, यानी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद से ले सके। और चौथा कि वो उसकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, तभी तो वो स्टेट रन कर पाएगा। तो इसीलिए स्टेट का एक फैक्टर है गवर्नमेंट, ना कि गवर्नमेंट पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकती है। सो स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट को अलग कर सकें। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। गवर्नमेंट सिर्फ शासन करने के और कानून बनाने की जिम्मेदार होती है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद द इलेक्शन। इलेक्शन के साथ साथ सरकारें भी बदली जाती हैं। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स ए सॉवरन पीपल हु ऑक्यूपाई ए डिफाइंड टेरिटरी। जो स्टेट होता है दूसरे हाथों, स्टेट का मतलब एक उस राजनीतिक संस्था से है जो एक सॉवरगेन यानी संप्रभु, जो अपने डिसीजन खुद से ले सके, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद से ले सके कंट्री के, ऐसे लोगों से है। जो एक डिफाइंड टेरिटरी यानी उनका एक फिक्स लैंड हो, उससे स्टेट का मतलब है। यानी टेरिटरी होनी चाहिए, पीपल होने चाहिए, सॉवरगन होना चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए। चार चीज होनी चाहिए स्टेट के लिए। वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा। हम बात कर सकते हैं जैसे इंडियन स्टेट हुआ, नेपाली स्टेट हुआ, ये सब एक स्टेट है, मीन्स कंट्री को स्टेट कहा गया है। द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय स्टेट का डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट स्टेट का एक पार्ट है। गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो स्टेट का एक पार्ट है, हिस्सा है। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट अ गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब एक गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा है, जो हमने पढ़ लिया है ऊपर, कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट। और इसी वजह से स्टेट और गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली एक दूसरे के स्थान पर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का दायरा छोटा है और स्टेट का दायरा बड़ा है। फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। अलग अलग कंट्री में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका मेन मोटिव होता है कि जो स्टेट है, स्टेट से इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। क्योंकि स्टेट बहुत बार ऐसा होता है कि आर्बिट्ररी हो जाता है, मनमाने ढंग से काम करने लगता है, तो जिससे जनता के हक का हनन होता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ऐसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। The section on fundamental rights has often been referred as a conscience of the Indian Constitution. जो हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन है, उसे भारत के संविधान का कॉन्सेंस मीन्स अंतरात्मा कहा जाता है, आत्मा कही जाती है, क्योंकि इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब नागरिक के ही अधिकारों का हनन होगा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists. जो colonial government थी, जो अंग्रेजी शासन था, गुलामी वाला जो दौर था, उसने हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के दिमाग में स्टेट को लेकर एक शक पैदा कर दिया। एक ऐसा शक पैदा कर दिया जिसकी वजह से वो ये चाहते थे, ये सुनिश्चित करना चाहते थे, एक रिटन सेट ऑफ राइट्स जो कि इंडिविजुअल को, व्यक्ति को स्टेट के मिसयूज ऑफ पावर से, गलत ढंग से जो पावर का इस्तेमाल करता है स्टेट, उससे इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन दे। वो थे फंडामेंटल राइट्स एक स्वतंत्र भारत में। फंडामेंटल राइट्स therefore protect citizen against arbitrary and absolute exercise of power by the state. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हर सिटीजन को, हर नागरिक को, जो स्टेट है, सरकार है, उसके एब्सोल्यूट मनमाने ढंग से और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर, गलत ढंग से पावर के इस्तेमाल से बचाती है इंडिविजुअल को। द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantees the rights of individual against the state as well as against the अदर इंडिविजुअल्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो फंडामेंटल अधिकार होंगे वो इंडिविजुअल को स्टेट के आर्बिट्ररी ढंग से यानी मनमाने ढंग से पावर के इस्तेमाल से भी बचाएगा इंडिविजुअल को, और दूसरे एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के नुकसान से भी बचाएगा, यानी दूसरा इंडिविजुअल एक किसी और इंडिविजुअल को हार्म न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए, इससे भी बचाता है फंडामेंटल राइट। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups.
इसके साथ साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, जो समुदाय समाज में कम है जनसंख्या के लिहाज से, उन्होंने ज़रूर जताई कि संविधान में कुछ ऐसे राइट्स शामिल किए जाएं, कुछ ऐसे अधिकार शामिल किए जाएं जो उन ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा देंगे उनके एग्जिस्टेंस को। The Constitution therefore also guarantees the right of minorities against the majority। इसीलिए जो हमारा संविधान है वो माइनॉरिटीज़ को कुछ ऐसे अधिकार देता है मेजॉरिटी से ज़्यादा। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि इन फंडामेंटल राइट्स के दो ऑब्जेक्टिव हैं, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, यानी सिंगल इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनका पहला ऑब्जेक्टिव है कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, यानी कि हर एक नागरिक इस स्थिति में होना चाहिए कि वो अपने अधिकारों की मांग कर सके। यानी कि व्यक्ति की अगर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तभी वो अधिकार की मांग कर सकता है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का उस बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं है जो सड़क पे रहता है, जिसके पास ना अच्छा शेल्टर है ना अच्छी फूडिंग फैसिलिटी है, वो राइट टू एजुकेशन की मांग नहीं कर सकता। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लोगों को उस पोजीशन में लेकर के आओ, उस स्थिति में लेकर के आओ कि वो उन अधिकार की मांग कर सकें। महज कानून बनाने से ही काम खत्म नहीं हो जाता। And secondly, these rights must be in binding upon every authority that has got the power to make laws। और दूसरा ये कि जो ये अधिकार है ये हर अथॉरिटी पे, हर संस्था पर बाध्य होंगे, यानी हर संस्था को इन अधिकारों को मानना होगा जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है, जिनके पास कानून बनाने की पावर है। उन सभी अथॉरिटी को, उन सभी संस्था को इन अधिकारों को ध्यान में रखना होगा। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy। फंडामेंटल के राइट्स के साथ साथ संविधान में एक दूसरा सेक्शन है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, डीपीएसपी की बात करता है। This section was designed by the member of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms। जो ये सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के संविधान सभा के मेंबर्स ने ये सोचकर बनाया था कि जिससे समाज में एक बड़े लेवल पर सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके, and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies to help reduce poverty of the masses। और इसलिए कि जो स्वतंत्र भारत होगा वो इस तरीके के कानून बनाए, इस तरीके के पॉलिसीज बनाए इस राइट के अंडर कि जो बहुत बड़ा मास ऑफ पीपल है, बहुत ही बड़ी जनसंख्या है, उसमें पॉवर्टी को दूर किया जा सके। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जुडिशियल नहीं है, यानी कि अगर हमें सरकार इस पर कानून नहीं बनाती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर वहीं फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है या फिर कोई नहीं उसे वैल्यू करता तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मीन्स कि फंडामेंटल राइट जुडिशियल हैं। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। अब हम अपने एक एक फंडामेंटल राइट्स को, अपने मौलिक अधिकार को डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली 6 हैं, पहले 7 थे जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होता था लेकिन वो हट गया, वो एक लीगल कानून बनकर रह गया, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो पहला पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। मतलब कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को कानून समान तरीके से, इक्वल तरीके से प्रोटेक्शन देगा, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो। It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex। इसका मतलब ये भी है कि भारत का, देश का कोई भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर या फिर उसके लिंग के आधार पर। Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc। हर एक व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर जाने की, एक्सेस करने की आज़ादी है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हो, एक्सेट्रा हो। इन जगहों पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो कि इस पे छोटी जात के लोग नहीं जा सकते या फिर ये रिजर्व है अपर कास्ट के लिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही है। The state cannot discriminate against anyone in matters of employment। दूसरी चीज़ ये कि एम्प्लॉयमेंट के मैटर पर, रोजगार के मैटर पर स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं
जिसको इस बुक में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि फिर रिजर्वेशन क्यों है। तो रिजर्वेशन इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने का एक तरीका है उन लोगों के लिए, उन सामाजिक ग्रुप्स के लिए जो सदियों से दबाए गए हैं, जो इस कंडीशन में नहीं है कि वो पढ़ सकते हैं। तो उनको एक सपोर्ट देना, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर, एक बराबर लेवल पर लेकर आना, ताकि सभी अपनी दौड़ की शुरुआत एक ही ग्राउंड से कर सकें। ऐसा नहीं कि जो पहले से दबे हुए, पहले से नीचे हैं, वो बहुत नीचे ही रह जाएं। इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं, बल्कि इसको इस्टेब्लिश करने का एक तरीका है। The practice of untouchability has also been abolished. जो ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत का एक प्रैक्टिस था, उसको भी कानूनी तौर पर एबॉलिश कर दिया गया है। और इसी में एक आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी पदवियों की समाप्ति, जिसे बड़ी बड़ी पदवियां दी जाती थी, राव साहब, महाराजा, लाइक एक सोशल स्टेटस टाइप, सामाजिक स्टेटस की जो पदवियां दी जाती थी, उसका भी खात्मा हुआ, एक्सेप्ट मिलिट्रिकल पोस्ट को लेकर के। मिलिट्रिकल जो पोस्ट दी जाती हैं जनरल वगैरह की, इन सब पर कोई मतलब ऐसा होना लीगल है, बट जो सोशल स्टेटस वाले जो पदवियां होती हैं, उसकी समाप्ति कर दी गई, उनका खात्मा कर दिया गया। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इट इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। इसमें शामिल होता है स्पीच देने की स्वतंत्रता, यानी भाषण देने की स्वतंत्रता, और अपने विचारों को व्यक्त करने की। लेकिन शर्त यह है कि हमारे स्पीच और हमारा एक्सप्रेशन समाज में क्या कहते हैं, प्रॉब्लम न क्रिएट करे, नफरत न फैलाए। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में फ्रीली, आज़ादी से मूव करने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, रिसाइड करने का, रहने का अधिकार। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई सा भी काम धंधा करने का अधिकार, कोई सा भी ऑक्यूपेशन, कोई सा भी बिजनेस करने का, बशर्ते कि वो कानून के खिलाफ ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो समाज में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। जो हमारा संविधान है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से प्रोहिबिट करता है, रोकता है, यानी मानव का व्यापार न किया जाए, मानव को, इंसान को खरीदा या बेचा न जाए, फोर्स लेबर न कराया जाए, किसी से बेगारी यानी बिना पैसे पर जोर जोर से धमकी देकर काम न कराया जाए, या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर ना लगाया जाए। अगला अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी मनमर्जी का धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है, चाहे वो किसी धर्म को माने, इस ए धर्म को माने या फिर बी धर्म को माने, या फिर वो किसी भी धर्म को ना माने, उनको ऐसी आज़ादी है। Every person has the right to practice, profess and propagate their religion of their choice. हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपना धर्म को प्रैक्टिस करे, पालन करे, उसे प्रोफेस करे और उसे प्रोपागेट करे, उसका फैलाव विस्तार कर सके अपने धर्म का, अपनी मनमर्जी के। लेकिन ऐसा नहीं, विस्तार करने में, प्रोपोगेट करने में ये नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति का फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ जाए, यानी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये कानून के खिलाफ है। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी एजुकेशनल राइट्स और कल्चरल राइट्स, संस्कृति को बचाने का अधिकार। The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है माइनॉरिटीज़ को, जो ग्रुप समाज में कम है, जिन्हें ये लगता है कि अगर उनको सही से बचाया नहीं गया, उनके ग्रुप को, उनके लैंग्वेज को नहीं बचाया गया, उनके धर्म को नहीं बचाया गया, तो कहीं वो उनका वजूद न ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को ये राइट देता है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकें, जिसमें वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने लिंग्विस्टिक को, अपने लैंग्वेज ग्रुप को एक प्रोटेक्शन दे सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब इन सभी अधिकारों का जो हार्ट कहा जाता है, जो दिल कहा जाता है, वो सिक्स राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट, इन सभी राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि सिक्स राइट नहीं होगा हमारे पास। तो This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state.
ये सिटीजन को ये अधिकार देता है कि जब सिटीजन को ये लगता है कि उसका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, कोर्ट का दरवाज़ा ठकठका सकता है। क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो व्यक्ति कोर्ट में जा ही नहीं सकता। तो फिर अगर कोई भी उनके इन अधिकारों का वायलेशन करे तो उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा। अब कुछ हम फंडामेंटल राइट्स के एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट्स विल बी फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट। इन सभी सिचुएशंस में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। If a 13-year-old child is working in a manufacturing carpet, अगर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग करने की बनाने की फैक्ट्री में एक 13 साल के बच्चे को लगाया गया है तो कौन से अधिकार का वायलेशन हो रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अंडर 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के साथ को किसी भी काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। If a politician in one state decides not allow laborers from other states to work in his state, यदि कोई राजनेता अपने स्टेट में ये फैसला लेता है कि वो दूसरे स्टेट को लेबर को काम करने की आज़ादी नहीं देगा तो ये किस राइट का वायलेशन होगा। ये राइट टू फ्रीडम का वायलेशन के इस पार्ट का होगा जिसमें ये कहा गया है कि राइट टू मूव freely and reside any part of the country and right to practice and profess occupation and business, means कि किसी भी देश के किसी भी पार्ट में घूमने फिरने का और रिसेटल होने का, रहने का अधिकार है और कोई से भी प्रोफेशन यानी काम धंधा करने की भी आज़ादी है देश के हर पार्ट में। तो अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा करता है तो वो हमारे राइट टू फ्रीडम को वायलेट कर रहा है। If a group of people are not given permission to open Telugu medium school in Kerala, अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी लोगों के समुदाय को तेलुगु मीडियम में स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं है केरला में, तो ये किस तरीके के अधिकार का वायलेशन है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का वायलेशन है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी ग्रुप को ये राइट देता है कि वो अपना रिलीजियस लिंग्विस्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं जिसमें वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को बचा सके। तो यहाँ लैंग्वेज को बचाने की बात हो रही है, तेलुगु मीडियम को वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जिससे वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन दे सके। If the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman, अगर गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि वो आर्म्ड फोर्सेस की, मिलिट्री फोर्सेस की ऑफिसर की पोस्ट पर एक वुमेन को, एक औरत को डिप्लॉय नहीं करेगी, तो ये किस राइट का वायलेशन है। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है क्योंकि इक्वालिटी सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी उनके साथ किसी भी आधार पर, किसी भी बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी जेंडर के हो। तो यहाँ पर जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन है इस 4th पॉइंट में। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट टू फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है सेक्युलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्षता, यानी किसी भी विचार को, किसी भी आइडिया को मानने वाले लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा और इसके साथ सरकार का किसी भी आइडिया, किसी भी विचार को लेकर कोई भी सहानुभूति नहीं होगी, सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। A secular state is one in which the state does not officially promote any religion as their state religion. Secular state वो होता है जिस स्टेट में स्टेट ऑफिशियल तौर पर किसी भी एक धर्म को स्टेट का रिलीजन नहीं घोषित करेगा, यानी सभी रिलीजन के साथ समान बर्ताव होगा। We will read more about this in the following chapter. आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। You now understand the ways in which a country history often determines the kind of constitution that a country adopt for itself. अब तुम समझ गए होगे कि जिस तरीके से किसी भी कंट्री का हिस्ट्री होता है, किसी भी कंट्री की ये हिस्ट्री डिटरमाइन करती है, ये फिक्स करती है कि उस देश में किस तरीके का संविधान होगा। हमारा संविधान स्टेट के पावर्स को, स्टेट के आर्बिट्ररी मनमाने ढंग से रूल करने की शक्ति को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री में हमारा इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि हमारे खिलाफ ब्रिटिश स्टेट ने कितनी ज़्यादतियाँ की। तो हमने उस हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ना हो। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideas that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उन आइडियल्स को लाने में, उन विचारों को लाने में जिसमें हमारे भारत के सभी नागरिकों को, इस देश के सभी नागरिकों का एडहेरेंस हो, रिप्रेजेंटेशन हो
और उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि, जो नेता हैं, जिन पे हम रूल करते हैं, उनको भी चुनने की हमें आज़ादी हो। Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. सेम उसी तरीके से अगर एक फुटबॉल के गेम में चेंज किया जाए उसके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में, तो इससे उसका वो गेम प्रभावित होगा, उस पर अफेक्ट पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ बदलाव किए जाते हैं तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी आते हैं। But Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. हमारे भारतीय संविधान में भी बहुत ज़्यादा संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं समय समय पर, साल दर साल, जिससे कि पॉलिटी की, राज व्यवस्था के नए नए चिंतनों को व्यक्त किया गया, यानी अलग अलग कंसर्न्स को ध्यान में रख करके ये चेंजेस हुए हैं। लेकिन ये चेंज इस तरीके के नहीं थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर को, मूल ढांचा को ही बदल दिया जाए। ये छोटे मोटे कुछ बदलाव थे जो राजकाज करने के लिए ज़रूरी थे। समय के साथ साथ ज़रूरतें भी बदलती हैं, तो थोड़े बहुत बदलाव ज़रूरी थे। Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. कई बार बहुत बड़ा बदलाव जब कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है तो उससे कई बार ऐसा होता है कि कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कंट्री का फंडामेंटल नेचर है, जिस बेस पे कंट्री बनी है, जिस बुनियाद पर खड़ी है, उसमें बदलाव आ जाता है। जैसा कि हमने नेपाल के केस में देखा, जिसको how it needed to adopt a new constitution after it become a democracy। जैसा कि हमने नेपाल के केस में देखा कि उसको लोकतांत्रिक बनने के बाद भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने पड़े, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ा। In the different features of the Indian Constitution outlined above involved complicated ideas that are often not easy to grasp। जो अलग अलग फीचर्स हमने भारतीय संविधान के ऊपर पढ़े हैं, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल आइडियाज़ से मिलकर बने हैं, बहुत डिफ़िकल्ट आइडियाज़ से मिलकर बने हैं, जिसे एक बार में अभी ही समझना इतना आसान नहीं है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, and in the rest of the book as well as in your higher classes you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantially what they mean। चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस समय पर हम बाकी की किताब में और अपने हायर क्लासेस में इन सभी के बारे में ग्रेट डिटेल से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इंडियन फीचर्स के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में, और काफ़ी अच्छे से समझेंगे भी। The above photo shows various members of Constituent Assembly signing a copy of the Constitution at its final session in 24 January 1950। हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, और जो फाइनल सिग्नेचर हुआ था, यानी पूरी तरीके से बनकर तैयार होने के बाद जो फाइनल सिग्नेचर हुआ था, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसको 284 लोगों ने फाइनली साइन किया था। पहले इसमें और भी ज़्यादा मेंबर थे, लेकिन फाइनली जो सिग्नेचर किया वो 284 मेंबर्स ने किया। द फर्स्ट फोटो फ्रॉम टॉप शोज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग। पहले पिक्चर में पीएम जवाहरलाल नेहरू साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड वाले में द सेकेंड फोटो इज ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो हमारे संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो साइन कर रहे हैं दूसरे पिक्चर में, जो हमारे स्वतंत्र भारत के भी प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। द लास्ट फोटो शोज द फॉलोइंग पर्सन्स। जो लास्ट के पिक्चर्स हैं वो कुछ लोगों को शो कर रहा है। राइट से लेफ्ट की तरफ हम देखते हैं श्री जयराम दास दौलतराम, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये जो है मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर हैं, श्री जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्टर, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर शो दिख रही हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन माथाई, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और उनके पीछे श्री जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर। जगजीवन राम हैं जो कि लेबर मिनिस्टर थे। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंशंस फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, क्योंकि कोई भी अधिकार बिना जिम्मेदारी के पूरा नहीं होता। जब भी हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं, ताकि इससे दूसरे के अधिकारों का प्रोटेक्शन हो। अगर हमें ये अधिकार है कि हमें राइट टू फ्रीडम है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दूसरे के राइट टू फ्रीडम को एक्सप्लॉइट ना करें, क्योंकि इससे दूसरे का अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। तो अधिकार के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, तो इसका भी प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Find out with the help of your teacher, and these include why it is important for citizens in a democracy to absorb this। अपने टीचर की हेल्प से इनको ढूंढने की कोशिश करें
और ये देखें कि डेमोक्रेसी के लिए क्यों ज़रूरी है। मैंने बता दिया क्योंकि डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ड्यूटीज़ नहीं होंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के राइट का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, तो सभी को राइट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। जब सभी को राइट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा होगा। तो इसीलिए एक डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। Illustrate each of the 11 fundamental duties with drawings, pictures, poems and songs. Discuss them in the classroom. जो 11 fundamental duties हैं उन सभी को पिक्चर से, पोएम से, किसी सॉन्ग के फॉर्म में क्लास में डिस्कस करें। अल्टीमेटली बुक कहना चाह रही है कि स्टूडेंट को 11 फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको याद करना है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 51A आर्टिकल में प्रेजेंट हैं। जब हम अपनी बुक खोलते हैं, कोई भी एनसीईआरटी खोलते हैं, तो उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है वो भी दिया होता है, यानी प्रस्तावना, जो इंट्रोड्यूसिंग प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी दिया होता है। और अगर ध्यान से देखिएगा तो एक पेज होगा जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी होती है। तो मैं ये होमवर्क दूंगी कि उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।